हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो इस वीडियो में हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। देखो ये बात है कुछ पुराने समय की। देखो पुराने समय में होता क्या था ना, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो बिना टेक्नोलॉजी के भाई जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो फिलोसफर थे, वो क्या है अंदाजा लगाते थे। जैसे स्पेस के बारे में भी लोग अंदाजा लगाते थे कि स्पेस में ऐसा होता होगा, है ना। टेक्नोलॉजी थी नहीं, किसी को कुछ पता नहीं था, पर फिर भी वो बहुत सही तरीके का अंदाजा लगाते थे। तो कुछ ऐसा ही भाई हेल्थ के बारे में भी लोग अंदाजा लगाते थे कि बॉडी के अंदर ऐसा होता होगा। ठीक है, तो अर्ली ग्रीक्स लाइक हिपोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा, इन्होंने ना बहुत पुराने समय में ही बता दिया था कि भाई बॉडी के अंदर क्या है, ह्यूमर्स का बैलेंस चल रहा है, कि वो बैलेंस बहुत बढ़िया है तो उस बंदे को हम हेल्दी बोल देंगे, वो बैलेंस बिगड़ जाएगा तो वो अनहेल्दी हो जाएगा। अब ये ह्यूमर्स क्या होते हैं, बेसिकली ये बॉडी फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं कि बॉडी फ्लूइड्स में जैसे अपना ब्लड हो गया वो रेड कलर का, ह्यूमर बोल दिया उसको। एक येलो बाइल हो गया, एक ब्लैक बाइल, ब्लैक बाइल का यहां जिक्र भी किया गया है। एक अपना जो अपने कफ होती है ना, जुकाम होता है, तो वो वाला कलर का जो फ्लूइड निकलती है वो वाला कलर हो गया। तो इस तरीके से तो उन्हीं के बैलेंस की बात चल रही है। ठीक है, तो ब्लैक बाइल के बारे में तो एनसीईआरटी ये भी लिखती है कि पुराने समय में माना जाता था कि ये ब्लैक बाइल है ना, इसकी वजह से इंसान की हॉट पर्सनैलिटी बनती है। वो वाला हॉट नहीं भाई, गर्म वाला, ये बुखार वाला हॉट बोल रहे हैं कि जिसमें ब्लैक बाइल थोड़ा ज्यादा होगा उसको भाई, है ना, कि बुखार ज्यादा आएंगे। इस तरीके की बातें भी बताई गई हैं। बट फिर एक साइंटिस्ट आए भाई, जैसे जैसे समय चेंज हुआ, थोड़ी भाई टेक्नोलॉजी बड़ी होगी, है ना, तो विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की, तो उन्होंने ये गुड ह्यूमर वाली थ्योरी को क्या कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया। ठीक है, तो अब आगे आगे कैसे बातें चलती हैं अपनी चैप्टर में, तो हेल्थ की एक नई डेफिनेशन बन गई कि भाई स्टेट ऑफ कंप्लीट वेल बीइंग, कि कोई इंसान फिजिकली हेल्दी है, मेंटली हेल्दी है, सोशली मतलब बाहर जाके सोसाइटी के साथ भी वो अच्छा बिहेव, ठीक ठाक बिहेव कर रहा है ना। तो ओवरऑल सारी कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशली, ये सारा अच्छा है, जिस इंसान का बैलेंस है उसी को हम हेल्दी इंसान बोलेंगे, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कोई इंसान भाई हट्टा कट्टा है, उसको कोई बीमारी नहीं है, पर वो सोसाइटी में जाके लोगों को मार पीट रहा है, तो उसको भी हम हेल्दी कंसीडर यहां पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि बीमारी की, है ना। पूरे चैप्टर में अपने को क्या पढ़ना है, बीमारी ही तो पढ़नी है। बीमारी को अंग्रेजी में बोले तो डिजीज के बारे में पढ़ना है। अब बात है डिजीज करता कौन है, किस वजह से होती है। तो भाई कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया भी डिजीज कॉज कर सकते हैं, वायरस भी, फंजाई भी। ठीक है, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बीमारी को पैदा करता है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, उसको पैथोजन बोल दिया जाता है। अब ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, अब फंजाई भी हो सकती है। जो बीमारियां बैक्टीरिया की वजह से होती है उनको बैक्टीरियल डिजीज बोल देंगे, वायरस वाली वायरल डिजीज, और फंगस वाली अपनी फंगल डिजीज हो जाएंगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो भाई डिजीज की अगर एक डेफिनेशन हमसे पूछ लें कि सिंपल सी बात है यार, डिजीज क्या है, कि मेरी बॉडी बिल्कुल सही अच्छे से फंक्शन कर रही है, मतलब मेरे को कोई बीमारी नहीं है। बट अगर मेरे को टाइफाइड हो जाता है ना, बुखार हो गया, तो मतलब मेरी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो आपस में क्या है, सही से फंक्शन नहीं कर पा रहे। व्हेन फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और सिस्टम ऑफ बॉडी इज एडवर्सली इफेक्टेड, अगर किसी वजह से मेरी बॉडी के ऑर्गन, एक ऑर्गन या दो ऑर्गन या पूरा सिस्टम, है ना, मान लीजिए पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ही गड़बड़ी चल रहा है ना, तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। अब ये कैसे होगा, आपको कुछ साइन या सिम्टम दिखेंगे, जैसे मेरे को टाइफाइड होगा तो भाई मेरे को पेट दर्द भी हो सकता है, मेरे को बुखार होगा, है ना, ये सब वो सिम्टम कौन सी बीमारी है उस हिसाब से आपको दिखाई देंगे। अब ये डिजीज भाई इन्फेक्शियस भी हो सकती है, नॉन इन्फेक्शियस भी। ये अपने को नाम से ही पता लग रहा है। इन्फेक्शियस मतलब अगर मेरे को है, आपने मेरे से हाथ मिलाया या हमने साथ में खाना खाया, आपको भी फैल जाएगी। ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस, मान लेते हैं मेरे को कैंसर है, आप मेरे साथ बैठ के खाना खा रहे हो तो भाई आपको नहीं होगी। मेरे को जुकाम है, ये रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो भाई डिजीज जो होती है वो, ये बात आ गई है, बैक्टीरिया से हुई बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोन, फंगल, हेलमिंथिक होगी। हेलमिंथिक होगी अपने एसके हेलमिंथीज और प्लेटी हेलमिंथीज, वो वाले हेलमिंथिक में आ जाएंगे अपने एनसीईआरटी के हिसाब से बात करें तो। ठीक है, बैक्टीरियल में कौन सी आ जाएंगी भाई, अपनी टाइफाइड आ जाएगी, प्लेग आ जाएगी, डिप्थीरिया, डिसेंट्री, निमोनिया आ जाएगी। वायरल में कॉमन कोल्ड, एड्स आ जाएगी। प्रोटोजोन मलेरिया, अमीबियासिस। फंजाई में रिंगवर्म्स आ जाएंगी। हेलमिंथिक में एस्केरियासिस, फिलियरिसिस। ये मोटा मोटा अपने एनसीईआरटी का आइडिया लग गया, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। बीमारियों की भी हमने एक तरीके से, है ना, अलग अलग से देख लिया कौन सी क्या है। ठीक है, अब हम बारी बारी से भाई बीमारियों का नाम से नाम पढ़ते हैं। देखो
यहां पर जितनी भी बीमारियां लिखी हुई है ना, अब एनसीईआरटी में सबके बारे में डिटेल में तो नहीं दिया हुआ है ना, जैसे डिप्थीरिया के बारे में डिटेल में नहीं दिया हुआ, प्लेग के बारे में नहीं है, डिसेंट्री के बारे में नहीं है ना, जिनके बारे में डिटेल में दिया हुआ है वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर बीमारी है भाई पहली टाइफाइड, मैंने यहां पर ऊपर लिखा हुआ है किसकी वजह से वो होती है, जैसे ये बीमारी है ये किसकी वजह से होती है, ये बीमारी है ये किसकी वजह से होती है। ठीक है, फिर उनके आगे जो भी फीचर अपनी एनसीईआरटी में लिखे हुए वो मैंने लिखे हैं। ठीक है, तो टाइफाइड जो है वो किसकी वजह से होती है, वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। कौन सा बैक्टीरिया, साल्मोनेला टाइफी, नाम में यार टाइफी, तो ये टाइफाइड कॉज करता है। ठीक है, तो पैथोजन कहां एंट्री लेता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फूड एंड वाटर के थ्रू। अब यहां पर भाई ये बात आपको याद रखनी है कि टाइफाइड में स्मॉल इंटेस्टाइन थी, क्योंकि आगे एक बीमारी आएगी जिसमें लार्ज इंटेस्टाइन होगी, तो आपको याद रखना है स्पेसिफिक कि टाइफाइड में पैथोजन कहां एंट्री लेता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री लेता है। कैसे, आपने जो खाना खाया या आपने पानी पिया उसके थ्रू, है ना, उसमें वो पैथोजन है तो अंदर एंट्री ले जाएगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, आपको हिट पॉइंट जो याद रखना है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो सकती है, आपकी इंटेस्टाइन में छेद तक ये कर सकता है, सोच लो, है ना, फिर पेट में दर्द तो हो गई, है ना, और आपकी डेथ भी हो सकती है अगर किसी को टाइफाइड है तो, है ना, सीवियर केसेस में डेथ भी हो सकती है। और होता क्या क्या है आपको पता ही है यार, टाइफाइड किसी को हो जाए, मोती झारा जिसको बोलते हैं हिंदी में, तेज बुखार होगा, कमजोरी आएगी, पेट में दर्द, देखो इंटेस्टाइन में ही इसने एंट्री ली है तो पेट में दर्द तो होगा ही होगा। अब इंटेस्टाइन से लेना देना है तो कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, सिर में दर्द होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख कम लगेगी। ठीक है, तो टाइफाइड को कौन से टेस्ट से कंफर्म किया जाता है कि आप मान लो चेक कराने गए, मैं गया किसी लैब में चेक कराने, मेरे को टाइफाइड है नहीं, मेरे को चेक कराना है, तो वो कौन सा टेस्ट करेंगे, विडाल टेस्ट वो करेंगे। अब एक टाइफाइड मैरी का जिक्र हुआ है एनसीईआरटी में, क्या है देखो, एक लेडी थी जो एक ढाबा चलाती थी, है ना, लेडी का नाम था मेरी नहीं, मतलब मैरी मेलन। ठीक है, वो एक ढाबा चलाती थी, तो भाई ढाबा चलाती थी तो उसको टाइफाइड हो गया। अब उसके ढाबे पे मैं खाना खाने जाऊंगा, आप खाना खाने जाओगे, उसके थ्रू हमको भी वो टाइफाइड हो जाएगा, तो उसने टाइफाइड पूरा फैला दिया, इसीलिए मैरी मेलन का निक नेम रख दिया गया टाइफाइड मेरी, है ना, टाइफाइड मेरी मतलब वो टाइफाइड को फैला रही है। अब हम बात करने वाले हैं कॉमन कोल्ड की, जिसको हम हिंदी में क्या बोल देते हैं, जुकाम हम बोल दिया करते हैं। किसकी वजह से होता है ये, राइनो वायरस, ये ग्रुप ऑफ वायरस है, इनकी वजह से जुकाम हो जाता है। अब याद करने की बजाय आप एक इमेजिन करो कि अपने को भाई जुकाम हो गया, तो जुकाम कहां कहां इफेक्ट करता है, नोज को, रेस्पिरेटरी पैसेज को, अपने को पता ही है ना, बट जुकाम क्या है, लंग्स तक नहीं ये इन्फेक्शन पहुंच पाता है। ठीक है, यहां पर ये एक बड़ी अच्छी बात है, किसके साथ मैच करवाइए, निमोनिया के साथ, कि निमोनिया, अब देखो नाम से ही लग रहा है ना, कॉमन कोल्ड, जुकाम तो यार नॉर्मल सा है, लंग्स तक कहां ही पहुंचेगा, वो तो 3-4 दिन में ठीक हो जाता है, बट किसी को निमोनिया हो जाए तो वो एक सीरियस कंडीशन है, मतलब चीजें लंग्स तक पहुंच गई है, अल्वियोलाई, अल्वियोलाई कहां होते हैं, लंग्स में तो होते हैं, तो अल्वियोलाई तक पहुंच गई है, तो ये इनका फर्क याद रखना कि जुकाम में क्या है, नोज को अफेक्ट किया है, रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट किया है, बट उसने लंग्स तक वो नहीं पहुंच पाया, उसको नहीं छेड़ा है। 3 से 7 दिन में, अपने को पता ही है 4-5 दिन में भाई जुकाम ठीक हो जाता है। क्या क्या होता है, नाक से पहनी बहता है, सरड़ सरड़ आप करते रहते हो, खांसी हो जाती है, सोर थ्रोट है ना गले में, ये पता ही है भाई, सिर में दर्द होता है, थकान होती है, ला उसमें कुछ याद करने का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई निमोनिया, कौन कॉज करता है इसको, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, अंग्रेजी मरवाएगी मेरे को एक दिन। ठीक है, अब देखो ये बात मैंने आपको बता दी कि भाई ये लंग्स तक पहुंच जाता है, मतलब अल्वियोलाई को ये इन्फेक्ट करता है, अल्वियोलाई में क्या होगा, फ्लूइड भर जाएगा। अब अल्वियोलाई में फ्लूइड भर जाएगा तो अल्वियोलाई की हेल्प से आपको सांस लेनी थी, उसमें फ्लूइड भर गया तो आपको सांस लेने में क्या होगी, तकलीफ होगी। इसमें क्या हो सकता है कि आपके जो लिप्स हैं, आपके नेल्स हैं, वो टर्न्स ग्रे टू ब्लूइश कलर, है ना, उनका कलर चेंज भी हो सकता है इसमें। और क्या है, बुखार होगा, तेज ठंड लगेगी आपको, सिर में दर्द और खांसी होगी। ठीक है, नेक्स्ट भाई अमीबियासिस की बात करते हैं, इसका दूसरा नाम है अमीबिक डिसेंट्री। किसकी वजह से होती है, नाम से ही पता लग रहा है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करते हैं। अब मेरी एक बात याद करना मेरे प्यारे दोस्त, टाइफाइड में मैंने आपको बोला था स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहां पर क्या एनसीईआरटी ने लिख दिया लार्ज इंटेस्टाइन, तो यहां पे फर्क याद रखना। तो सिम्टम क्या क्या होंगे, कॉन्स्टिपेशन, क्रैम्प्स, abdominal पेन, स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस। ठीक है, ये आपको सिम्टम याद रखने हैं। इसमें जो सुपर हिट वाला याद रख लेना
कि एक तो क्रैम्प्स थोड़ा याद रख लेना, एक स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस, ये आप अमीबियासिस में याद रख लेना। और थोड़ा इसकी याद रखने का फंडा बताऊं, देखो अमीबा की स्ट्रक्चर देखिए ना, ऐसा ऐसा होता है, तो लग नहीं रहा एक्सेस म्यूकस है, एक्सेस म्यूकस है, थोड़ा आइडिया लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भाई एस्केरियासिस, किसकी वजह से होती है? एस्केरिस की वजह से, जिसको राउंडवर्म भी बोलते हैं, नाम से ही हो गया, इसमें कुछ याद नहीं किया, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, इसका हिट जो पॉइंट है इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज है, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज है। देखो हर एक बीमारी का हिट पॉइंट है, जैसे टाइफाइड का स्मॉल इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन है, ठीक है। इनका क्या हो गया कि लंग्स को इसने इफेक्ट नहीं किया, इसका क्या हो गया, एक तो ये कलर वाला हो गया, एक अल्वियोलाई को इफेक्ट किया, इसका क्या हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन वाला हो गया, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस हो गया, एस्केरियासिस का इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो गया, है ना। ये इनके हिट पॉइंट है, बाकी तो नॉर्मल नॉर्मल सब में चल रहे हैं कि फीवर लगभग आपको नॉर्मल सब में मिल जाएगा, है ना, आपको हेडेक मिल जाएगा, सब में मिल जाएगा ये तो, ठीक है। तो इसमें क्या है, फीवर, एनीमिया, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, मस्कुलर पेन, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एलिफेंटियासिस या फिलेरियासिस की, किसकी वजह से होती है? वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी या वुचरेरिया मेलाई, ठीक है। अब इसका नाम ही क्यों पड़ा एलिफेंटियासिस, आपको पता ही होगा कि एलिफेंट जैसा पैर हो जाता है, हाथी जैसा ऐसे मोटा पैर हो जाता है, एक तरीके से फूल के सूज के, ठीक है। किस वजह से वो सूजा है? सूजा है मतलब इन्फ्लामेशन हुई है, किसकी? ऑर्गन की, है ना। वो एनसीईआरटी का डायग्राम भी अपना बोलता है, हाथी जैसा पैर हो गया, ठीक है। तो यूजुअली क्या है, लिम्फेटिक वेसल की बात की गई है कि यूजुअली ये इन्फ्लामेशन लिम्फेटिक वेसल की होती है ना। तो उसकी वजह से वो लोअर लिम्ब, है ना, पैर दिखाया हुआ है डायग्राम में भी, लोअर लिम्ब की इन्फ्लामेशन हुई है। और इसमें वेक्टर कौन होता है? फीमेल क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स जो मच्छर है, देखो कौन से मच्छर की बात होगी? एडीज की बात होगी, किसमें? डेंगू में। क्यूलेक्स किसमें? एलिफेंटियासिस में। और एनाफ्लीज किसमें? अपने मलेरिया में। और सब में क्या है? फीमेल की बात होती है, फीमेल। वेक्टर हमेशा फीमेल मॉस्किटो होती है, मेल नहीं होती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, रिंगवॉर्म्स की बात कर रहे हैं। ये किसकी वजह से होती है? फंजाई की वजह से रिंगवॉर्म्स होती है ना। कौन सी फंजाई कौन से जेनर को बिलोंग करेगी? माइक्रोस्पोरम वाले, ट्राइकोफाइटन वाले, एपिडर्मोफाइटन वाले, ठीक है। अब रिंगवॉर्म्स के हम सिम्टम की बात करें तो ड्राई स्केली लीजन्स ऑन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी सच एज स्किन, नेल्स, स्केल। अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं मलेरिया के बारे में। तो भाई मलेरिया किसकी वजह से होती है? प्लाज्मोडियम की वजह से होती है, ठीक है। और प्लाज्मोडियम की जो इन्फेक्शियस फॉर्म है उसको बोलते हैं स्पोरोजोइट्स। तो हम मलेरिया की जब साइकिल देखेंगे ना, तो वहां पे हम प्लाज्मोडियम की जगह स्पोरोजोइट इसी वर्ड का यूज करेंगे, क्योंकि ये प्लाज्मोडियम की इन्फेक्शियस फॉर्म है, ठीक है। अब देखो प्लाज्मोडियम की डिफरेंट डिफरेंट स्पीशी, बहुत सारी स्पीशी होंगी, तो भाई डिफरेंट डिफरेंट प्लाज्मोडियम की स्पीशी डिफरेंट टाइप का मलेरिया कॉज करती हैं। तो जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो गया, प्लाज्मोडियम मलेरिया हो गया, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम हो गया। अब इनमें से याद आपको क्या रखना है कि जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, इससे जो मलेरिया होगा वो सबसे ज्यादा सीरियस है और कैन इवन बी फेटल, मतलब उसकी वजह से मृत्यु भी हो सकती है। अब देखो भाई, मलेरिया को अपनी साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें एक ह्यूमन होगा, एक मच्छर होगा। और वेक्टर की बात करें तो मलेरिया में वेक्टर कौन होगा? फीमेल एनाफ्लीज नाम का मच्छर होगा, ठीक है। अब देखो, जो भी वेक्टर होगा ना मच्छर, हमेशा वो फीमेल क्यों होता है ना, हमेशा वो फीमेल क्यों होता है? क्योंकि फीमेल मच्छर ही आपको काटने के लिए आता है। मान लेते हैं ये मेरा हाथ है, मेरे को एक मच्छर काटने आया, तो मैं बोल रहा हूं ये फीमेल मच्छर है। ऐसा मैंने क्यों बोला? देखो, बच्चे पैदा कौन करता है? एक फीमेल करती है, मतलब इसके पेट में भाई बच्चे हैं। अब उन बच्चों को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। तो ये यहां पर मेरे को काटने जो आई है, मेरे से वो खून चूसने आई है, तो यहां से वो न्यूट्रिशन लेने आई है अपने बच्चों के लिए। मेल तो बच्चे पैदा करता ही नहीं है, तो उसको उनके लिए न्यूट्रिशन चाहिए ही नहीं, तो वो काटने आएगा ही नहीं, तो फीमेल ही आती है। तो इस वजह से हमेशा जो वेक्टर बन जाती है वो फीमेल मच्छर बन जाती है। ये आपने कॉमनली देखा भी होगा। अब देखो हो क्या रहा है, देखो ये मच्छर मेरे को काटने आया और यहां पर इसने मेरे को काटा, तो इसने मेरे अंदर स्पोरोजोइट्स को रिलीज कर दिया, स्पोरोजोइट्स को रिलीज कर दिया, ठीक है। ये यहां पर एनसीईआरटी। अब देखो हो क्या रहा है, ये मच्छर भाई मेरे पास आया भी, और इसने यहां पर डंक मार दिया, इसने मेरे को काट लिया।
अब देखो हो क्या रहा है, ये मच्छर मेरे पास आया भी और यहां पर मेरे हाथ पर बैठ गया और इसने मेरे हाथ पर काट लिया। अब इसने मेरे हाथ पर जैसे ही काटा तो इसने मेरे अंदर स्पोरोजोइट्स को रिलीज कर दिया। स्पोरोजोइट्स को यहां पर ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। और स्पोरोजोइट्स क्या है, इन्फेक्शियस फॉर्म है प्लाज्मोडियम की। अब इसके अंदर स्पोरोजोइट्स कहां से आए वो आपको साइकिल में आगे समझ में आ जाएगा। तो अभी यहां मुद्दे की बात यह है, मेरी बॉडी के अंदर स्पोरोजोइट्स आ चुके हैं और वो स्पोरोजोइट्स ब्लड के थ्रू कहां पहुंच जाएंगे, मेरे लीवर में पहुंच जाएंगे। ये मेरा लीवर है, ठीक है। तो वो ब्लड के थ्रू स्पोरोजोइट्स जो है ब्लड के थ्रू मेरे लीवर तक पहुंच चुके हैं। और लीवर में क्या है, जाहिर सी बात है सेल्स हैं, तो ये मेरे लीवर की सेल्स हैं, ये मेरे लीवर की सेल्स हैं, ठीक है। तो ये स्पोरोजोइट्स अब लीवर की सेल के अंदर आ चुके हैं। तो इस लीवर की सेल के अंदर स्पोरोजोइट क्या करेंगे, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। एसेक्सुअल, इनका बहुत सारा मल्टीप्लीकेशन होगा। मल्टीप्लीकेशन देखो यहां पर मान लो 4 थे, फिर ये डिवाइड करके इतने बन गए, फिर ये डिवाइड करके बहुत सारे बन जाएंगे। तो जाहिर सी बात है इस सेल की जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स है ना। ये डिवाइड करते 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 मतलब ये सेल इतनी भर जाएगी कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सेल बर्स्ट कर जाएगी, ये सेल फट जाएगी, ये सेल बर्स्ट कर जाएगी। तो जैसे ही ये सेल फटेगी ये स्पोरोजोइट्स यहां से रिलीज हो जाएंगे और रिलीज होके कहां जाएंगे, ब्लड के अंदर जाएंगे। अब ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, आरबीसी प्रेजेंट है। ब्लड के अंदर आरबीसी प्रेजेंट है, तो ये अब आरबीसी के अंदर एंट्री ले चुके हैं। तो जो काम इन्होंने यहां पर किया था वही काम ये यहां पर करेंगे कि आरबीसी के अंदर ये डिवाइड 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 करते रहेंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा आरबीसी भी बर्स्ट कर जाएगी, आरबीसी भी फट जाएगी, ठीक है, आरबीसी भी फट जाएगी। तो आरबीसी के अंदर से ये रिलीज हो गए। अब जाहिर सी बात है ऐसी ऐसी आरबीसी बहुत सारी प्रेजेंट है ना, ऐसी ऐसी आरबीसी बहुत सारी प्रेजेंट है। तो जहां यहां से ये स्पोरोजोइट जो रिलीज हुए हैं, जो नॉर्मल आरबीसी थी ये उनको इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी तक जो भी रिप्रोडक्शन थी वो एसेक्सुअल थी। यहां भी ये एसेक्सुअली डिवाइड कर रहे हैं, यहां भी ये एसेक्सुअली डिवाइड कर रहे हैं। बट यहां से आरबीसी से जो निकले हैं ना, फिर ये नई आरबीसी को टारगेट कर रहे हैं। अब यहां पर थोड़ा सेक्सुअल की बात होगी, ठीक है। बट उससे पहले यहां पर मैं बताना चाहूंगा, जो यहां से ये स्पोरोजोइट रिलीज हुए हैं ना, यहां पर अपने को मलेरिया के सिम्टम जो बुखार है, ठंड लगना है, वो आपको यहां पर दिखाई देंगे, ठीक है। हीमोजोइन की वजह से एक केमिकल होता है हीमोजोइन, वो रिलीज होता है, उसकी वजह से यहां पर अपने को बुखार आएगा, ठंड लगेगी, वो सब होगा, ठीक है। अब भाई वो आरबीसी को, नई आरबीसी को क्या है, मैंने बोला था यहां से नई आरबीसी में जा चुके हैं। अब यहां पर सेक्सुअल स्टेजेस देखने को मिलेंगी कि भाई किसी आरबीसी में मेल वाली, किसी में फीमेल वाली, किसी में मेल गेमीटोसाइट बन जाएंगे, किसी में फीमेल गेमीटोसाइट बन जाएंगे। गेमीटोसाइट क्या होता है, देखो साइट मतलब सेल, गेमीटो मतलब गेमीट, मतलब ऐसी सेल जो गेमीट बनाएंगी। तो मेल गेमीटोसाइट क्या होंगी, ऐसी सेल जो मेल गेमीट बनाएंगी, और फीमेल गेमीटोसाइट क्या होंगी, ऐसी सेल जो फीमेल गेमीटोसाइट बनाएंगी, ठीक है। तो ये भाई देखो गेमीटोसाइट आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। अब हुआ क्या, ये मेरी ब्लड के अंदर है। अब कोई मच्छर आया है ना, कोई दूसरा मच्छर आया, ये मेरा हाथ है ना, देखो यहां पर ये मेरा हाथ था, ये मेरा हाथ है। अब कोई दूसरा मच्छर आया मेरे को काटने, तो मेरे ब्लड में अब क्या थे, गेमीटोसाइट थे। तो उसने भाई न्यूट्रिशन लेना, यहां से खून चूसना है, तो खून के थ्रू इन गेमीटोसाइट को वो उठा के ले गया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है मच्छर खून पिएगा तो उसका खून जो मेरे खून के अंदर था, गेमीटोसाइट थे, वो कहां जाएंगे, उसके पेट में जाएंगे, उसके गट में जाएंगे, उसके इंटेस्टाइन में जाएंगे, ठीक है। अब इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा, जो मेल गेमीट और फीमेल गेमीट थे उनमें क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। कहां पे हुई है, मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में हुई है। अब देखो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है, नए स्पोरोजोइट्स बन जाएंगे। अब ये नए स्पोरोजोइट जो हैं आके उसके मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में आके स्टोर हो जाएंगे, है ना, क्या है, सलाइवरी ग्लैंड में आ जाएंगे। अब ये मच्छर किसी दूसरे इंसान को काटेगा तो उसके सलाइवा में क्या है, मच्छर के सलाइवा में क्या है, स्पोरोजोइट्स हैं, तो वो इंसान के खून में ऐसे स्पोरोजोइट्स रिलीज कर देगा और ये साइकिल ऐसे चलती रहेगी। और ये पार्ट दिखा दिया है कि यहां से ये पोर्शन ह्यूमन होस्ट को दर्शा रहा है और ये पोर्शन कहां, मच्छर के अंदर चल रहा है, तो ये मॉस्किटो होस्ट को दर्शा रहा है। वेक्टर कौन है, देखने से ही पता लग रहा है, वो अपना फीमेल मच्छर है, फीमेल एनाफ्लीज है, ठीक है। तो ये भाई अपने को समझ में आ गया मलेरिया की साइकिल। तो भाइयों और बहनों अब जो अपना टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है उसका नाम है इम्यूनिटी। देखो इम्यूनिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, आपने सुना होगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता। देखो रोग क्या है, डिजीज है,
प्रतिरोधक, उसे लड़ने की, एबिलिटी मतलब क्षमता, मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन है, पैथोजन से लड़ने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, एबिलिटी को इम्यूनिटी बोलते हैं। किसी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है मतलब उससे पैथोजन से लड़ने की जो उसकी ताकत है वो ज्यादा है, किसी की इम्यूनिटी कमजोर है मतलब पैथोजन से लड़ने की उसमें क्षमता कम है। तो इम्यूनिटी भाई दो टाइप की होती है, एक इन्नेट, एक एक्वायर्ड। इन्नेट क्या है, प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब मैं पैदा हुआ तो मेरे अंदर जो इम्यूनिटी प्रेजेंट थी वो हो गई इन्नेट इम्यूनिटी। और पैदा होने के बाद मतलब इस दुनिया में आने के बाद मैंने जो एक्वायर की, इस दुनिया से जिस इम्यूनिटी को एक्वायर किया वो हो गई एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इन दोनों में काम करने में क्या फर्क होता है, देखो इन्नेट होती है नॉन स्पेसिफिक और ये होती है पैथोजन स्पेसिफिक। देखो अब देखो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, अब बैक्टीरिया भी लाखों टाइप के हैं, वायरस भी लाखों टाइप के हैं, ठीक है, पर इन्नेट को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बैक्टीरिया आए, बैक्टीरिया भी किसी टाइप का आए, फॉर एग्जाम्पल ए बैक्टीरिया आया या फिर बी आया, सी आया, डी आया, तो सब पे ये एक तरीके से ही काम करती है। जबकि एक्वायर्ड वाली पैथोजन स्पेसिफिक है कि ए टाइप का आया इसका अलग से इलाज करेगी, बी टाइप का अलग से इलाज होगा, सी टाइप का अलग से इलाज होगा, मतलब स्पेसिफिक तरीके से काम कर रही है। और इसमें क्या खास बात है, कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। देखो इसमें कोई याददाश्त नहीं होती है कि मान लीजिए ए बैक्टीरिया पहली बार आया तब भी सेम रिस्पॉन्स आएगा, है ना, वो दूसरी बार आया तब भी सेम रिस्पॉन्स, वो तीसरी बार आया, 10 बार भी आया तब भी सेम रिस्पॉन्स आएगा। बल्कि इसमें कैसे है कि भाई पहली बार आया तो भाई उसने पहचान लिया उसको कि हाँ भाई ये वाला चीज जो है बीमारी मेरे अंदर पैदा कर रही है। जब वो दूसरी बार आएगा तो उस पर खतरनाक अटैक किया जाएगा, उसको पहचान लेगी, है ना, इसको ये वाली इम्यूनिटी पहचान लेगी ये पहले भी बीमारी करके गया था तो इस पर खतरनाक अटैक होगा, ठीक है। तो यहां पे मेमोरी याददाश्त रखी जाती है, ठीक है। अब भाई बारी बारी से देख लेते हैं, पहले इन्नेट इम्यूनिटी को देख लेते हैं फिर एक्वायर्ड को देखेंगे। तो इन्नेट इम्यूनिटी में चार टाइप के बैरियर आपको देखने को मिलेंगे, एक फिजिकल, एक फिजियोलॉजिकल, एक सेलुलर, एक साइटोकाइन। इसको P2 देखो, ये P2 हो गया और ये C2 हो गया, P2 C2 से याद आप रख सकते हो। तो फिजिकल में आ जाएगा बॉडी की आउटर कवरिंग, इनर कवरिंग। देखो कोई भी पैथोजन आया उसको सबसे पहले कौन रोक रही है, मेरी स्किन ही तो रोक रही है, तो आउटर कवरिंग। और म्यूकस क्या है, मान लीजिए पैथोजन मेरे सांस लेने के थ्रू या खाने के थ्रू, पानी के थ्रू मेरे अंदर बॉडी के अंदर चला गया, तो बॉडी के अंदर जो इनर लाइनिंग है पूरी क्या है, म्यूकस अंदर है, ठीक है। तो बॉडी की आउटर कवरिंग, इनर कवरिंग, ठीक है। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल में क्या आ जाएगा, ये अपना एसिड इन स्टमक, देखो नाम से ही फील हो रहा है कि हमारे स्टमक में जो एसिड है, मान लेते हैं कोई पैथोजन वहां चला गया तो एसिडिक कंडीशन की वजह से मर जाएगा, ठीक है। सलाइवा इन माउथ, इसमें भी भाई ऐसा जुगाड़ पानी होता है कि थोड़े मोटे पैथोजन को वहीं पर खत्म कर दे। टीयर्स फ्रॉम आई, अब आप बोलोगे कि आंसुओं से क्या होता है, आंसू तो भाई अपनी महबूबा को बहाने के लिए यूज होते हैं, नहीं भाई, आंखों से आंसू का कारण ही क्या है, एक तो प्रोटेक्शन जो इसमें आ रही है इम्यूनिटी में काम आएगा, ठीक है, और क्या होता है लुब्रिकेशन, आईज को आंखों को लुब्रिकेट करना, वो काम होता है, महबूबा के पीछे रोने का काम नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हम सेलुलर की बात कर रहे हैं, तो सेलुलर में क्या आ जाएंगी, सेल्स आ जाएंगी कि आपको आपने बार बार सुने ही होगा ना कि मोनोसाइट है फेगोसिटिक होती है, न्यूट्रोफिल है फेगोसिटिक होती है, मैक्रोफेज है ना फेगोसिटिक काम करती है, ठीक है। नेचुरल किलर सेल होगी, नाम से ही पता लग रहा है कि ये पैथोजन को खाती हैं, है ना, तो ये इसमें सेल्स आ जाएंगी। साइटोकाइन में इंटरफेरोन्स आ जाएंगे, ठीक है। इंटरफेरोन आगे जाके बात होगी इंटरफेरोन के बारे में, टेंशन मत लो, ठीक है। नेक्स्ट भाई एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को दो टाइप में डिवाइड कर दो, एक एक्टिव एक पैसिव। एक्टिव का मतलब ही क्या होता है, एनर्जी का खर्चा हुआ है। नॉर्मल भाषा में अगर बात करें, पूरी बायोलॉजी केमिस्ट्री कहीं भी बात कर लो, एक्टिव मतलब एनर्जी का खर्चा किया है मैंने, पैसिव मतलब मैंने कोई खर्चा नहीं किया है एनर्जी का। एक्टिव के नाम से ही कि एनर्जी का खर्चा किया है, मतलब जो एंटीबॉडीज हैं मैंने खुद बनाई हैं, और पैसिवली मैंने खुद नहीं बनाई हैं, मेरे को इंजेक्शन से या कैसे बाहर से मिली हैं, ठीक है, ये इनका मतलब है। अब देखो एक्टिव में भी एक तो नेचुरली मैं खुद बनाऊं या फिर आर्टिफिशियली। नेचुरली कैसे है, मान लेते हैं मेरे को जुकाम हो गया, आज मेरे को जुकाम हो गया, वो 3-4 दिन में ठीक हो गया। अब जब सेम वायरस मेरी बॉडी को, किसकी वजह से हुआ है जुकाम, वायरस की वजह से हुआ है, ठीक है। अब सेम वायरस के 6 महीने बाद आया मेरी बॉडी को, उसने इन्फेक्ट किया, तो मेरी बॉडी उसको पहचान लेगी, उसने क्या है पहले ही उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना ली थी, और फिर से उस वाले वायरस से जुकाम नहीं होगा। हाँ कोई दूसरा नए वाला कर जाए तो कर जाए, बट वो वाला नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको पहचान लिया। तो ये तो नेचुरल काम हो गया, ठीक है। और आर्टिफिशियल कैसे है, देखो मेरे को थोड़ा सा क्या करते हैं, देखो टेटनस पोलियो इसका एग्जांपल है, कि वैक्सीनेशन इसका एग्जांपल है, कि वैक्सीनेशन का आगे भी जिक्र आएगा
कि क्या करते हैं, जानबूझ के क्या करते हैं, मेरे अंदर थोड़ा सा पैथोजन डाल देते हैं कि इतना पैथोजन डाला जिससे मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, पर मेरा इम्यून सिस्टम जो है उससे जागरूक हो जाएगा कि कुछ तो हुआ है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएंगी। ठीक है, अब मेरे को जब सच में वो पैथोजन अटैक करेगा तो पहले से एंटीबॉडी बनी हुई है। तो एक तरीके से हमने स्मार्टली काम किया है कि थोड़ा सा पैथोजन डाल दिया कि हमने इम्यून सिस्टम को इतना एक्टिवेट कर दिया कि उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना दे, और फिर भाई एंटीबॉडी तैयार है, अब वो सच में पैथोजन जब आएगा वो उसको उड़ा देगा। ठीक है, पैसिव में हमने खुद एंटीबॉडी, अब यहां पे देख रहे हो बॉडी ने खुद एंटीबॉडी बनाई है, यहां पे भी, बट यहां पे खुद एंटीबॉडी नहीं बनी है। ठीक है, यहां पे कैसे है, या तो हम भाई सभी पैदा होते हैं, मां का दूध पीते हैं, तो मां के दूध से जो अपने को एंटीबॉडी मिल गई वो हमने नहीं बनाई, मां के दूध से मिली है जो IgA वाली हो जाएगी। ठीक है, और कोलोस्ट्रम में जो होती है। ठीक है, और आर्टिफिशियल में कैसे आ गई, एंटी वेनम आ गई। फॉर एग्जांपल किसी को सांप ने काट लिया, ठीक है, अब उसको भाग के डॉक्टर के पास ले गए तो उसको एंटी वेनम लगाया जाएगा, तो एंटीबॉडी दी जाएंगी डायरेक्ट इंजेक्शन के थ्रू बाय डॉक्टर्स, वो हो गई अपनी आर्टिफिशियल में। ये तो समझ पा रहे हो ना कि आप अपनी माँ का दूध तो नेचुरली पियेंगे ना, और आर्टिफिशियल मतलब बाय डॉक्टर्स बाहर से इंजेक्शन से, है ना, फील ही हो रहा है। और इसमें समझ पा रहे हो ना कि मेरे को नेचुरली जुकाम हुआ, आर्टिफिशियल मतलब है ना एक्टिवेट किया गया, है ना, ये फर्क आप समझ पा रहे हो मेरे ख्याल से। ठीक है, अब यहां पर बात होती है नेक्स्ट प्राइमरी रिस्पॉन्स की और सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ये चीज मैं आपको बता ही चुका हूं कि पहली बार अटैक हुआ तो बॉडी के लिए भाई बिल्कुल नया पैथोजन है, तो ठीक है उसको पहचान लिया ये बीमारी वो कर रहा है, तो थोड़ा हल्का अटैक होता है। बट अभी उसको पहचान लिया है कि भाई ये दूसरी बार आएगा तो इसको उड़ा के रख देंगे, है ना, हमारे पास अब है ना असला तैयार है, तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होगा वो हैवी वाला होगा क्योंकि उसको पहचान लिया है। यहां पे ये एमनिस्टिक ये वाला यूज भी, एमनीजिया आपको यूज कि याददाश्त के रिलेटेड होता है, वही वाली चीज यहां पे लिखी गई है। अब देखो यहां पर आपको दो नाम दिखाई दे रहे हैं, एक ह्यूमोरल इम्यूनिटी, एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब इनको याद करने से अच्छा है थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं कि ये नाम भाई आए कहां से हैं। देखो ह्यूमोरल वर्ड आया है ह्यूमर से, आप याद करो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ह्यूमर का जिक्र किया था, और ह्यूमर क्या होता है मैंने बताया था आपको, एक तरीके के बॉडी फ्लूइड्स हैं। तो भाई ये बॉडी फ्लूइड्स यहां पर क्या हो सकता है, पॉसिबल बॉडी फ्लूइड्स बताओ जहां इम्यूनिटी का लेना देना, तो जाहिर सी बात है अब ब्लड की ही बात हो रही है, और ये सेल मीडिएटेड मतलब सेल का लेना देना है इसमें है कि पैथोजन भाई कहां आइडेंटिफाई हो रहे हैं, अब ब्लड में आइडेंटिफाई हो रहे हैं, और इसमें पैथोजन आइडेंटिफाई सरफेस एंटीजन उससे आइडेंटिफाई वो हो रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक फंडा बताने वाला हूं। देखो ह्यूमोरल इम्यूनिटी आप किससे चलाना, बी लिम्फोसाइट से चलाना, और सेल मीडिएटेड वाली टी लिम्फोसाइट से चलाना। अब फर्क मैं आपको बता देता हूं बी और टी का, जिससे ये पूरा खेल चलेगा कि देखो जिक्र होगा बार बार एंटीबॉडी का, एंटीबॉडी को बनाता कौन है, बी लिम्फोसाइट उसको बनाती है, टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी नहीं बनाती है, वो बी लिम्फोसाइट की मदद करती है एंटीबॉडी बनाने में, यही बात यहां पे लिखी गई है। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडी और टी लिम्फोसाइट क्या है, डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडी, जबकि क्या करती है, हेल्प करती है किसकी, बी सेल्स की, टू प्रोड्यूस देम, टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। वही बातें यहां पे लिखी गई है कि इसमें एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन इन्वॉल्व होगी और इसमें एंटीबॉडी की प्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए, देखो दोनों इम्यूनिटी है ना, दोनों इम्यूनिटी है, तो दोनों का काम क्या है, पैथोजन को मारना, पैथोजन को मारना। तो ये पैथोजन किससे मारेगी भाई, जाहिर सी बात है इसके पास तो एंटीबॉडी है, तो एंटीबॉडी से ही ये पैथोजन मारेगी। यहां पर तो एंटीबॉडी नहीं है, तो यहां पर कौन पैथोजन को मारेगा, तो जो किलर टी सेल है वो यहां पर पैथोजन को मारेंगी। ठीक है, अब एक बहुत प्यारा सवाल आता है कि मान लीजिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है कि है ना, मेरे को मान लो मेरा कोई ऑर्गन खराब हो गया, मैंने किसी और से ऑर्गन है ना ट्रांसप्लांट करवाया, ठीक है, ऑर्गन किसी ने डोनेट किया, मैंने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया, तो मेरी बॉडी उसके जो बाहर की सेल्स हैं उनको रिजेक्ट करेगी, एक्सेप्ट करेगी, वो रिस्पॉन्स किसकी वजह से होगा, जाहिर सी बात है वो सेल्स वाला है ना, सेल की वजह से रिजेक्शन है, तो वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के थ्रू होता है, वो टी लिम्फोसाइट के थ्रू होता है। ठीक है, अब देखो हम बार बार एंटीबॉडीज का जिक्र कर रहे थे, तो एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर अपने को देखनी पड़ेगी। तो एंटीबॉडी के अंदर होता क्या है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, फॉर्मूला क्या है H2L2, यानी 2 हैवी होंगी 2 लाइट होंगी, जो कि अपने को इस डायग्राम में देखने को मिल रहा है कि भाई ये वाली 2 लाइट चेन हो गई छोटे छोटे वाली, और ये क्या हो गई 2 हैवी चेन हो गई, और यहां पर एंटीजन बाइंडिंग साइट आपको दिखाई दे रही है, एंटीजन जहां पर बाइंड होगा। ठीक है,
अब यहां पर डाइसल्फाइड बॉन्ड आपको बहुत सारे दिख रहे होंगे, देखो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड का फंक्शन क्या है कि वो बेसिकली एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर है ना उसको मेंटेन कर रहा है, उसकी स्टेबिलिटी को वो मेंटेन कर रहा है। ठीक है, अब देखो अपने को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज देखनी पड़ेंगी, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई। अब ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है ना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम ये होगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, इसको सिंपल सी आप लॉजिक भी लगा सकते हो, या एक ट्रिक है सिंपल सी गामड़े। ठीक है, गामड़े, GAMDE, गामड़े करके इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, अब भाई किसका फंक्शन क्या है, कौन कैसे होती है, इसको कैसे याद करें। देखो क्रॉस प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को कौन सी क्रॉस करेगी कैसे बताओगे, है ना। हैवीएस्ट कौन सी है कैसे बताओगे, क्लोस्ट्रम में कौन सी प्रेजेंट होती है कैसे बताओगे, एग्जाम में देखते ही याद कैसे आए। देखो प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी तो जाहिर सी बात है आपको सोचने में नहीं लग रहा कि प्लेसेंटा कोई बहुत ही पतला सा दरवाजा है ना, और उसको भी क्रॉस कर गई, मतलब उसका साइज बहुत छोटा होना चाहिए, साइज बहुत छोटा होना चाहिए। अब देखो नंबर में ये वाली मैक्सिमम है, मतलब एक लॉजिक सा नहीं लगता कि नंबर में मैक्सिमम है तो इसका साइज बहुत छोटा होगा, तो सबसे छोटी है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, इधर बात करते हैं कोलोस्ट्रम वाली। देखो कोलोस्ट्रम क्या होता है, जिंदगी का पहला दूध, जो बच्चा अपनी मां का जिंदगी का पहला दूध पीता है वो कोलोस्ट्रम होता है। अब पहला मतलब देखो हम जब ABCD लिखते हैं तो ABCD अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहला लेटर कौन सा है, A, तो पहले से पहला यहां पर मैच करा देना। ठीक है, अब देखो M4 क्या होता है, मॉन्स्टर, मॉन्स्टर या फिर मेगा, मेगा मतलब बहुत बड़ा, मॉन्स्टर भी बहुत बड़ा, तो ये हैवीएस्ट अपनी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो आपने एक यूनिट शुरू होगी सुनी होगी, डेसिबल, डेसिबल आपने यूनिट शुरू होगी तो डी से डी हो गया, बी से क्या है, बी लिम्फोसाइट को ये एक्टिवेट करेगी। ठीक है, अब देखो एलर्जी, एक लॉजिक है यार सिंपल सा, है ना, याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो याद आपको करना ही है। एलर्जी के 3 लेटर यहां से काट दो, 3 लेटर यहां से काट दो, बीच में बचा ई, तो ये IgE हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वैक्सीनेशन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो ये ना कि हमने जानबूझ के यहां पर जिक्र किया था, हमने देखो कहां पर, यहां पर जिक्र किया था कि हमने जानबूझ के थोड़ी बहुत डोज दे दी यहां पर कि उससे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो पाए, कि आगे से सेम इंफेक्शन कभी हो तो उसको हमारी बॉडी पहचान ले कि हाँ भाई उसके खिलाफ पहले से एंटीबॉडी बना के रखे। ठीक है, तो यहां पर आपको याद क्या रखना है, एक फैक्चुअल चीज है कि वैक्सीन जो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाई गई है वो कौन सी है, हेपेटाइटिस बी के लिए है। कहां से, यीस्ट से वो बनाई गई है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखो एलर्जी की बात हो रही है, देखो आपने सुना होगा नॉर्मल किसी को, कोई बोलता है मेरे को डस्ट से एलर्जी है, कोई बोलता है पोलन से, माइट से, इन सब से किसी किसी को अलग अलग टाइप की एलर्जी हो सकती है। ठीक है, तो जिस बंदे को मान लेते हैं डस्ट से एलर्जी है तो होगा क्या उसकी बॉडी के अंदर, उसकी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स का रिलीज होगा, कौन से, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन, है ना, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एलर्जी बोल रहे हैं, है ना। आपने देखा भी होगा किसी को डस्ट से एलर्जी है तो भाई है ना छींके वीके आने लग जाएंगी, आंखों से पानी, रनिंग नोज, नाक बहना शुरू, है ना, सांस लेने में तकलीफ, ये सब होने लग जाता है। ठीक है, अब इसका भाई इलाज क्या है, बॉडी अपने हिसाब से टैकल करेगी, वही IgE एंटीबॉडी, 3 यहां से काटो, 3 यहां से में बचा E, तो IgE एंटीबॉडी की प्रोडक्शन होगी, और हम उसको क्या ड्रग दे सकते हैं भाई, उसको हम एंटी हिस्टामिन दे सकते हैं। देखो हिस्टामिन हो रहा था ना तो एंटी हिस्टामिन देना पड़ेगा, स्टीरॉइड दे सकते हैं, एड्रीनालिन दे सकते हैं, जिससे थोड़ा भाई सिम्पटम जो है वो रिड्यूस हो जाए। ठीक है, अब हम ऑटो इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। देखो ऑटो मतलब खुद, सेल्फ, है ना, ऑटो मतलब खुद, सेल्फ मतलब खुद की ही सेल के खिलाफ, खुद की ही बॉडी में खुद की ही सेल के खिलाफ इम्यूनिटी क्या है, डेवलप हो जाए, जागरूक हो जाए। ठीक है, देखो नॉर्मल क्या होता है, मान लीजिए मेरी बॉडी की ये सेल है, अब मेरी बॉडी की ये सेल नॉर्मल है, मेरी बॉडी को ऐसा पता है कि ये मेरी ही शरीर की सेल है, तो इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई इम्यूनिटी अभी नहीं है। बट कुछ रीजन से ऐसा हो जाए कि ड्यू टू जेनेटिक और कुछ अननोन रीजन की वजह से ये मेरी सेल जो है, मेरी बॉडी इसको बाहर की फॉरेन सेल की तरह देखने लग जाए, एक विदेशी सेल इसको मान ले, तो इसके खिलाफ क्या है ना, इम्यून सिस्टम जनरेट हो जाएगा, इसके खिलाफ काम होना शुरू हो जाएगा और इसके ऊपर अटैक कर दिया जाएगा, इसको किल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से नुकसान होगा भाई शरीर में। फिर इसका एग्जांपल क्या है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस इसका एग्जांपल है। अब लिम्फोइड ऑर्गन की बात की गई है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि प्राइमरी के अंदर क्या क्या होता है, डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन, सेकेंडरी के अंदर प्रोवाइड साइट फॉर इंटरेक्शन, इसको भाई आप पक्का ही भूल जाते हो कि कौन सा किसमें था। देखो बेसिकली है क्या,
यहां पर लिम्फोसाइट को जाना कहां है, जाहिर सी बात है इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हैं, तो इसको भाई लड़ने जाना है, सिंपल सी बात है हाँ। अब आप एक सैनिक तैयार कर रहे हो है ना, मान लीजिए कोई 12-13 साल का बच्चा है, आपने तभी डिसाइड कर लिया कि इसको क्या बनाना है, आगे जाके सैनिक बनाना है, तो आपने एक तो पहले उसका काम डिफरेंशिएट कर दिया है ना, उसके फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया कि भाई इसको सैनिक बनाना है। फिर आप उसको सैनिक बनाने की तैयारी में लग जाओगे, उसको मैच्योरेशन है ना, उसको मैच्योर करने में, कैसे लड़ाई करनी है, कैसे तलवारबाजी करनी है, ठीक है। फिर आप जब लड़ाई, अब लड़ाई देखो लड़ाई होने ही वाली है, आप उसको क्या है, कवच ववच शील्ड पूरा ढाल सब कुछ उसको तैयार करने लग जाओगे, ठीक है। तो भाई डिफरेंशिएट करना और उसको तैयार करने का काम कहां हो रहा है, प्राइमरी में, मतलब यहां तक अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई है ना। खेल यहां पे है सारा ट्रिक का कि लड़ाई शुरू नहीं हुई है, सिर्फ उसको तैयार किया जा रहा है। और असल में जब लड़ाई शुरू हो जाएगी, जोन सी जगह पे लड़ाई होगी वो क्या है, साइट ऑफ इंटरेक्शन, वो क्या है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है। प्राइमरी वाले क्या करवाएंगे, मैंने फिर से बता दिया आपको, डिफरेंशिएट करवाएंगे, मैच्योर कराएंगे, और जहां पर एक्चुअल में लड़ाई होगी, यहां पर लड़ाई शुरू नहीं हुई है और यहां पर लड़ाई होगी जिस साइट पे, वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होंगे। तो प्राइमरी कौन से होंगे, बोन मैरो थाइमस होंगे, ठीक है, और सेकेंडरी स्प्लीन टॉन्सिल लिम्फ नोड पेयर पैचेस होंगे, ठीक है। अब देखो हम जो ब्लड वाला चैप्टर पढ़ते हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, तो मैंने आपको बताया था कि जो ब्लड की सेल्स होती है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उनकी फॉर्मेशन कहां होती है, अब बोन मैरो में होती है, ठीक है। अब लिम्फोसाइट क्या है, एक तरीके की डब्ल्यूबीसी ही है, तो लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी है, तो जाहिर सी बात है ये भी डब्ल्यूबीसी, ये भी डब्ल्यूबीसी, तो दोनों की फॉर्मेशन कहां होगी, बोन मैरो में होगी, इसमें कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं। मैच्योरेशन की बात करें, मैच्योरेशन की बात करें तो देखो भाई, यहां पर दो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन थे, एक बोन मैरो एक थाइमस, ऐसे रिलेट कर देना कि भाई बी फॉर बी लिम्फोसाइट, बी फॉर बोन मैरो, टी फॉर टी लिम्फोसाइट, टी फॉर थाइमस, ऐसे इसको आप मैच्योरेशन कर देना। जबकि फॉर्मेशन दोनों की ब्लड सेल, मैंने आपको क्या लॉजिक बताया कि एक डब्ल्यूबीसी है, ये भी डब्ल्यूबीसी, ये भी डब्ल्यूबीसी, तो सवाल ही खत्म, फॉर्मेशन का तो सवाल ही खत्म, वो तो बोन मैरो में ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम स्प्लीन की बात कर रहे हैं, तो स्प्लीन में मेनली क्या होंगी, लिम्फोसाइट होंगी, फेगोसाइट्स होंगी, और ये भाई एक तरीके से फिल्टर का काम करता है कि इसके पास से ब्लड जो जाएगा वहां पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ये ट्रैप करता रहेगा। और इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं कि आरबीसी का ये कब्रिस्तान है, क्यों, क्योंकि यहां पर आरबीसी डिस्ट्रॉय होती हैं, इसीलिए इसको आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करने भाई माल्ट की, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कहां पर प्रेजेंट होता है ना, लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक, जैसे रेस्पिरेटरी लाइनिंग होगी, डाइजेस्टिव की, यूरोजेनिटल ट्रैक की, ठीक है। तो भाई कितना बनाता है इसका, प्रोपोर्शन कितना है कि अपनी ह्यूमन बॉडी में जो भी लिम्फोइड टिश्यू है उसका लगभग 50% किससे बना है, माल्ट से बना हुआ है। अब देखिए हम पढ़ने वाले हैं एड्स के बारे में, तो एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यहीं से थोड़ा आइडिया लगा लो, इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी हो जाएगी, इम्यूनिटी को ये कमजोर कर देगा, ये इसका बेस बनता है, ठीक है। अब पहली बार कब रिपोर्ट हुआ था, 1981 में, किसकी वजह से होता है, कॉज्ड बाई HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और ये वायरस किसका मेंबर है, ये रेट्रो वायरस ग्रुप का ये मेंबर है, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा है इसका, एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट असे, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई इसमें हो क्या रहा है, ये एड्स हुई कैसे है किसी को, ठीक है, कि HIV की वजह से एड्स किसी को हुई कैसे है, किसी इंसान का इम्यून सिस्टम कमजोर कैसे हुआ है। देखो यहां पर एक मैं सिंपल सी बात बताना चाहता हूं, जो वायरस होता है ना, ये एक वायरस है, ठीक है, ये एक वायरस है। वायरस के पास क्या होता है, रेप्लिकेशन की मशीनगिरी अपने पास उसके पास नहीं होती है, ठीक है। मैंने क्या बोला, वायरस के पास रेप्लिकेट करने की जो मशीन है वो नहीं होती है। तो वायरस करता क्या है, मान लेते हैं ये एक सेल थी, ये एक सेल थी, तो इस वायरस ने किया क्या, इस सेल पर हमला कर दिया और इसकी जो रेप्लिकेशन की मशीन थी इस सेल की, उसको हथिया लिया, उसको अपने कब्जे में ले लिया। मतलब ये खुद को यहां पर आके जोड़ देगा, तो जैसे जैसे इस सेल में रेप्लिकेशन होगी वायरस भी खुद उसके साथ रेप्लिकेट करता रहेगा और अपनी बहुत सारी कॉपीज बनाता रहेगा। तो वायरस की जितनी ज्यादा कॉपीज बनेंगी वो उतनी ज्यादा सेल को इन्फेक्ट करता है, उतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है,
ठीक है। अब देखो वही बात कर रहे हैं कि एचआईवी जो है वायरस है वो एंट्री ले चुका है, कहां, हमारी बॉडी के अंदर एंट्री ले चुका है, और बॉडी के अंदर भी उसने कौन सी सेल को टारगेट किया, मैक्रोफेजिस को टारगेट किया। तो उसने क्या किया, मान लेते हैं ये एक मैक्रोफेज है, उसने मैक्रोफेज को टारगेट किया और उसकी मशीन को हथिया लिया। ठीक है, उसकी मशीन को हथिया लिया। ठीक है, तो मशीन गिरी, वो उसने हथिया ली। अब यहां से वो रेप्लिकेट करेगा, बहुत सारी अपनी कॉपीज बनाएगा। तो दूर से जब हम देखेंगे तो अपने को ऐसा नहीं लगेगा ये जो सेल है ये भाई फैक्ट्री का काम कर रही है, कि एचआईवी की इतनी सारी कॉपी बना रही है, तो ये एक फैक्ट्री का काम कर रही है। तो इसीलिए मैक्रोफेजिस को एचआईवी फैक्ट्री यहां पर अब बोल दिया गया कि वो एचआईवी की बहुत सारी क्या है, कॉपीज बनवा रही है उस वायरस की। ठीक है, अब देखो जाहिर सी बात है, यहां से बहुत सारी कॉपी बन गई, बहुत सारे वायरस बन गए। अब ये वायरस किसको जाके टारगेट करेंगे, फिर टी हेल्पर सेल को टारगेट करेंगे। ठीक है, अब देखो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट इम्यूनिटी के लिए कितनी जरूरी होती है। तो अगर टी सेल को टारगेट कर दिया है मतलब इंसान की इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाएगी। ठीक है, तो सेल आपको दो याद रखनी है कि पहले मैक्रोफेजिस को अटैक किया, मैक्रोफेजिस की हेल्प से उन्होंने मल्टीपल कॉपी बनवाई, इसीलिए मैक्रोफेजिस को एचआईवी फैक्ट्री बोल दिया। फिर जाके मल्टीपल कॉपीज जब बन गई तो टी हेल्पर सेल को अटैक किया, और टी हेल्पर सेल टी लिम्फोसाइट को ही अटैक कर दिया, मतलब इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। यहां पे यही चीजें दिखाई गई हैं कि देखो भाई ये रेट्रोवायरस था, रेट्रोवायरस तो आप समझ रहे हो ना कहां से आया, ये रहा मेंबर ऑफ रेट्रोवायरस था। ठीक है, तो रेट्रोवायरस में ये इसका जेनेटिक मटेरियल क्या था भाई, जेनेटिक मटेरियल था आरएनए, और बाहर क्या ये प्रोटीन कोट है। ठीक है, तो इसने भाई एक नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट कर दिया, है ना, मतलब अपना ये जेनेटिक मटेरियल जो आरएनए है ये अंदर भेज दिया। अब देखो जो इस सेल के अंदर आया है ये क्या है, आरएनए है ना। तो ये देखो इस सेल का ये नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल था जो डीएनए था। अब होना क्या है, वायरस को अपना जेनेटिक मटेरियल इसके साथ जोड़ देना है ताकि इसके साथ वो रेप्लिकेट हो सके। ठीक है, पर दिक्कत क्या है, ये है एक आरएनए, ये है डीएनए, तो आरएनए में डीएनए ऐसे तो जुड़ नहीं पाएगा, तो इसको क्या है पहले डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो भाई रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से क्या है, इसको डीएनए में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये डीएनए क्या है भाई, इसके साथ यहां जुड़ जाएगा और इसके साथ साथ रेप्लिकेट करेगा मतलब बहुत सारी कॉपीज बना देगा। अब ये सेल आगे जाके क्या है, इन्फेक्शन करेगी। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ एड्स, ये भाई वो कॉमन सी बातें हैं, सबको पता ही होती है कि एड्स का भाई कोई इलाज नहीं है, तो प्रिवेंशन इज ए बेस्ट ऑप्शन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वही बात है, क्योर क्या, इसका तो कोई क्योर है ही नहीं, तो बेटर बूटर तो क्या ही बोल रहे हैं। ठीक है, वही बात है कि भाई ब्लड बैंक में जो ब्लड यूज हो रहा है तो ध्यान से भाई एचआईवी उसमें है ना, कहीं से इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। जो डिस्पोजेबल नीडल्स हैं, सिरिंज हैं, उनको भाई पब्लिक प्लेस में डिस्पोज नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रग यूज करता है, कोई बंदा ड्रग लेता है इंजेक्शन वाले, सिरिंज वाले, ठीक है, उसने कहीं कबाड़ में से कोई नीडल उठाई जो एचआईवी पेशेंट की थी, उसने ड्रग के लिए यूज कर ली, उसको भी हो जाएगा, है ना। और ये सबको पता ही है कि भाई सेफ सेक्स मतलब वो ये है कि बैरियर का यूज करो, कॉन्डम्स का यूज करो, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू वो फैल सकता है, वो सब है। ठीक है, इसकी एक फुल फॉर्म याद कर लेना, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नाको की, है ना, इतना ही है इसमें बस। अब दोस्तों इस पॉइंट से हम पढ़ने वाले हैं कैंसर के बारे में। देखो सेल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब इसके नाम से ही हिसाब लगाओ, कॉन्टैक्ट मतलब मान लीजिए ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये आपस में कॉन्टैक्ट में है। इनहिबिशन मतलब इनहिबिट कर रही है, मतलब ये सेल इसको बोल रही है कि भाई बिना बात के डिवीजन नहीं करनी है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन नहीं करनी है, ये वाली सेल इसको बोल रही है। तो आपस में वो क्या है, एक दूसरे को संदेशा दे रही है कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन नहीं करनी है वरना दिक्कत हो जाएगी, है ना, ये प्रॉपर्टी होती है। बट अगर मैं आपको बोल दूं इस सेल की ये प्रॉपर्टी जो है खत्म हो जाए, है ना, तो ये भाई क्या है, डिवीजन पे डिवीजन, तो क्या है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाएगी, है ना। तो वो डिवाइड हो के सेल का क्या बन जाएगा, एक मास बन जाएगा ऐसे, है ना, डिवाइड हो के सेल का एक गुच्छा सा बन जाएगा, जिसको क्या बोल देंगे, ट्यूमर, उसको हम बोल देंगे। अब देखिए ट्यूमर जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक बिनाइन एक मैलिग्नेंट। अब इनमें फर्क क्या है, देखो बिनाइन ऐसा होता है, मान लीजिए यहां पर ट्यूमर हो गया तो ये यहीं पर इसी एरिया में रहेगा, दूसरी जगह पे नहीं फैलेगा। जबकि मैलिग्नेंट की बात करें तो ये भाई क्या है, रैपिडली ग्रो करता है ना, और दूसरी जगह पे बॉडी फ्लूइड के साथ या किसी भी दूसरी जगह पे भी बॉडी में फैल सकता है। और ये दूसरे पार्ट में, बॉडी में दूसरे पार्ट में फैलने की जो प्रॉपर्टी है, इसको क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है ना, देखने से ही पता लग रहा है ये एक ही जगह पे रहेगा, कन्फाइंड रहेगा, तो इसको ठीक करना भी थोड़ा आसान है। तो ये लिटिल डैमेज, थोड़ा कम नुकसान देता है।
और ये तो भाई खतरनाक होता है, मोर डेंजरस है ना, बहुत खतरनाक ये मैलिग्नेंट वाला होता है। ठीक है, अब देखो ऐसे सब्सटेंस जो कैंसर कॉजिंग है, कि ऐसे सब्सटेंस जो कैंसर होने की वजह बनेंगे उनको कार्सिनोजेंस बोल दिया जाता है। अब क्या क्या हो सकता है, ये रेडिएशन भी हो सकती है, ये कोई केमिकल्स भी हो सकते हैं, ये वायरस भी हो सकते हैं। रेडिएशंस की बात करें तो एनसीईआरटी कैसे लिखती है कि आयनाइजिंग रेडिएशन भी हो सकती है जैसे एक्सरे होगी, गामा रेज होगी, और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस भी हो सकती हैं जैसे यूवी रेज होगी। केमिकल्स की बात करें तो आप सबको पता है भाई, जो सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, जो गांव में हुक्का वुक्का पीते हैं, उनसे भाई है ना लंग कैंसर का खतरा होता है। ठीक है, इधर वायरस की बात करें तो ऑन्कोजेनिक वायरस यहां पे लिखा है। देखो जहां पर ओनको वर्ड आ जाए ना, मतलब वो कैंसर के रिलेटेड है। आप हॉस्पिटल में भी जाओगे ना, आप बोलोगे ओन्कोलॉजी डिपार्टमेंट, मतलब वो कैंसर वाले डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ओनको मतलब कैंसर, जेनिक मतलब जनरेट करेगा, पैदा करेगा। ठीक है, तो ऐसा वायरस जो कैंसर को पैदा करेगा उसको क्या बोल देंगे, ओन्कोजेनिक वायरस। ठीक है, कैंसर कोजिंग वायरस को क्या बोल देंगे, ओन्कोजेनिक वायरस बोल देंगे। ठीक है, अब ये वायरस ऐसा कर कैसे रहा है, देखो इसके अंदर क्या है, हैव जीन्स, ऐसे जीन्स होते हैं जिनको वायरल ओन्कोजीन बोला जाता है। ठीक है, जीन मतलब जीन है, ओनको मतलब कैंसर कोजिंग है, किसके अंदर, वायरस के अंदर। ठीक है, तो उसकी वजह से ये कैंसर कोज करता है। ठीक है, यहां पर बात की गई है सेलुलर ओन्कोजीन या प्रोटो ओन्कोजीन की। देखो जीन मतलब जीन है, ओनको मतलब कैंसर कोजिंग, प्रोटो मतलब अभी मैच्योर फॉर्म में नहीं है। मतलब कहने का मतलब यह है कि नॉर्मल सेल के अंदर वो प्रेजेंट था। मैच्योर फॉर्म का मतलब मैं आपको लैंग्वेज कैसे बोल रहा हूं वो समझाना चाहता हूं, इसीलिए मैं इमैच्योर और मैच्योर का वर्ड यूज कर रहा हूं, है ना, ताकि आपको समझ में आ जाओ। देखो नॉर्मल सेल के अंदर ये जीन प्रेजेंट था बट इमैच्योर था एक तरीके से, कि कुछ नहीं बोल रहा था, है आराम से, है आराम से, आराम से। ठीक है, बट हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, जिंदगी के किसी भी पड़ाव में वो किसी वजह से एक्टिवेट हो जाए, है ना। इसीलिए मैं इमैच्योर और मैच्योर यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि वो किसी वजह से एक्टिवेट हो गया और इमैच्योर से मैच्योर हो गया, मतलब अपना काम अब दिखाने लग गया। उसके अंदर शक्ति तो थी ना कैंसर कोज करने की, बट वो शांत था, बट वो किसी कंडीशन की वजह से अब भाई गुस्से में आ गया। अब वो क्या करेगा भाई, कैंसर कोज करवाएगा, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कैंसर का डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। तो ये किस पे बेस्ड होता है, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज पे। किसका सैंपल लेंगे, टिश्यू का है, ब्लड का सैंपल लेंगे। ठीक है, अब ये टेक्निक वो है कि इंटरनल ऑर्गन्स में अगर कैंसर है उसको डिटेक्ट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज की जाती है, रेडियोग्राफी या फिर सीटी स्कैन या फिर एमआरआई यूज किया जाएगा। रेडियोग्राफी में क्या यूज होगा, एक्सरे का यूज होगा। सीटी स्कैन में भी एक्सरे का यूज होता है, बस उसमें 3D इमेज बनाई जाती है। एक्सरे में 3D इमेज नहीं होती, उसमें 2D इमेज नॉर्मल एक्सरे में, और सीटी स्कैन में 3D इमेज एक्सरे के द्वारा बनाई जाती है, जिसको सीटी स्कैन, सीटी मतलब कंप्यूटेड टोमोग्राफी। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, नाम में आ गया मैग्नेट, मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का यूज किया जाएगा। नॉन आयनाइजिंग कौन सी थी, यहां पर देख लीजिए, यूवी रेज का यूज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैंसर की ट्रीटमेंट कैसे करें, कि किसी को कैंसर हो गया है तो उसका इलाज कैसे किया जाए। तो कॉमन अप्रोच क्या है कि भाई सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये आपने सुना भी होगा, कॉमन एक नॉर्मल इंसान है वो भी बता देगा। ठीक है, कि रेडियोथेरेपी होगी। रेडियोथेरेपी में क्या है, ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड लिथली टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यू सराउंडिंग द ट्यूमर। मतलब क्या है, देखो मान लीजिए बहुत सारी सेल हैं, बहुत सारी सेल हैं, पूरी बॉडी की मैं यहां पे ऐसे सेल बना रहा हूं और यहां पे ट्यूमर है भाई अपना, है ना। तो यहां पर भाई रेडिएशन दी जाएंगी बहुत तगड़े वाली, है ना। इसमें वर्ड ही आ रहा है इरेडिएटेड लीथली, है ना, बहुत तगड़े वाली, उसको खत्म करने के लिए। बट अब खतरा क्या है, जो साइड वाली नॉर्मल सेल है उनका भी नुकसान हो सकता है, तो उसका टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यू, जो सराउंडिंग का नॉर्मल टिश्यू है उसका ठीक से ध्यान रखते हुए जो ट्यूमर सेल है वहीं पर क्या है ना, समझ रहे हो आप, हमला किया जाएगा। ठीक है, सेवेरल कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स आर यूज टू किल कैंसरस सेल। अब इसमें कुछ बातें एनसीईआरटी में लिखी गई है कि भाई पर्टिकुलर ट्यूमर के लिए स्पेसिफिक भी होती हैं, कि कौन सी दवाई किस ट्यूमर के लिए देते हैं वो भी स्पेसिफिक होती हैं। और मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स, ये आपने सुना भी होगा कि जिसका कैंसर का ट्रीटमेंट चलता है तो उसमें एनीमिया, हेयर लॉस आपने देखा भी होगा ना, बहुत सारी मूवीज में या वहां देखा भी होगा कि हेयर लॉस होता है। ठीक है, मोस्ट कैंसर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ, आप बोलोगे कि खाली सर्जरी ही की जाएगी या खाली
रेडियोथेरेपी की जाएगी? नहीं भाई, ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट के अंदर ये सारा ही सब कुछ यूज किया जाए, क्योंकि सर्जरी का यूज भी कर लिया, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, कॉम्बिनेशन सारा सब कुछ यूज किया जा रहा है। अब देखो नेक्स्ट ये वाला पॉइंट क्या कहता है, देखो यहां पर मान लेते हैं ये नॉर्मल सेल थी, है ना, और यहां पर ये ट्यूमर बन गया है। देखो ये ट्यूमर बन गया है। अब ये ट्यूमर कैसे बना है ना, नॉर्मल सेल से ही डिवाइड होके बना है। तो हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो इसको नॉर्मल मान रहा है कि ये मेरी ही बॉडी की सेल है, इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं कि ट्यूमर बन गया है, इस ट्यूमर वाली सेल्स के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए इम्यून सिस्टम के द्वारा, ताकि वो इसको डिस्ट्रॉय कर पाए, है ना। उसके लिए हम क्या देते हैं, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर उसको दे देते हैं पेशेंट को, है ना, जैसे कि अल्फा इंटरफेरोन उसको दे दिया। वो क्या करेगा, उनके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। तो वो हेल्प किस में करेगा, फिर वो जो ट्यूमर की सेल है उसको डिस्ट्रॉय करने में, कि भाई इसको तुम अलग सेल मानो और डिस्ट्रॉय करो, इसको बॉडी की नॉर्मल सेल मत मानो, नहीं तो कोई इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स जनरेट ही नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट भाई देखो यहां पर 3 अपने को पढ़ने हैं, ओपियोइड, कैनाबिनॉइड एंड कोकेन, कोक क्रैक, ये अपने को पढ़ने हैं, ठीक है। तो पहले तो भाई एनसीईआरटी के डायग्राम और स्ट्रक्चर देख लो, ये आपको भाई ध्यान में ही होने चाहिए कि ये ओपियम पॉपी का एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये मॉर्फिन की केमिकल स्ट्रक्चर है, ये लीव्स ऑफ कैनबिस सटाइवा है, ये भाई कैनाबिनॉइड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, ये भाई क्या है, फ्लावरिंग ब्रांच ऑफ धतूरा, ये एनसीईआरटी का है, आपको हर हाल में ये विजुअलाइज होना ही चाहिए, ठीक है। अब हम एक एक करके बात करते हैं। देखो ओपियोइड्स के रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होते हैं, सीएनएस में एंड जीआईटी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं ये ऑब्टेन कहां से मिलता है, कौन से प्लांट से, तो पेपेवर सेमिनिफेरम से ये मिलता है, ठीक है। तो पेपेवर सेमिनिफेरम जो प्लांट है, लेटेक्स ऑफ इस प्लांट का लेटेक्स से क्या मिलता है, मॉर्फिन मिलता है। अब मॉर्फिन की एसिटाइलेशन कर दोगे तो हीरोइन मिलेगा, हीरोइन को ही क्या है, स्मैक बोला जाता है। तो ये करता क्या है, डिप्रेसेंट होता है और बॉडी के फंक्शंस को स्लो डाउन कर देता है। ये बात हो गई ओपियोइड्स की। अब कैनाबिनॉइड्स की बात करते हैं, इसके रिसेप्टर कहां प्रेजेंट हैं, ब्रेन में प्रेजेंट हैं, और किसको इफेक्ट करता है, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। एक एक बात एनसीईआरटी की ही मैंने यहां पे लिखी है। कहां से मिलता है, कैनाबिस सटाइवा, नाम में आ रहा है कैनाबिनॉइड, कैनाबिस सटाइवा से मिलता है। और यहां पर जैसे ये लेटेक्स लिखा हुआ था, यहां पे क्या है, इनफ्लोरेसेंस से मिलता है। प्लांट के किस पार्ट से मिलता है, इनफ्लोरेसेंस से, ठीक है। अब ये जो प्लांट है कैनाबिस सटाइवा, इसमें सब कुछ होगा, फ्लावर टॉप्स, लीव्स, रेजिन, सब कुछ ही इसमें अवेलेबल है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजों का डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना के अलग अलग टाइप की ड्रग बना ली जाती है। जैसे मरीजुआना, कोई कॉम्बिनेशन से मरीजुआना बना दिया, किसी से हशीश बना दिया, किसी से चरस बना दिया, किसी से गांजा बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कोकेन, कोक क्रैक की बात करें तो ये कौन से प्लांट से मिलता है, एरिथ्रोजाइलम कोका से मिलता है, जिसको कोका प्लांट भी बोल दिया जाता है, नाम में आ रहा है कोका कोकेन, ठीक है। तो ये कहां पाया जाता है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। ये किसके साथ इंटरफेयर करता है, डोपामिन की ट्रांसपोर्ट के साथ। डोपामिन आपको याद रखना है, डोपामिन के साथ ये इंटरफेयर करता है। पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे क्या करेगा, सेंस ऑफ यूफोरिया। यूफोरिया क्या होता है, खुशी वाली फीलिंग, कि है ना इंसान ऐसे यूफोरिया, खुश खुश है अंदर से, और इंक्रीज एनर्जी को ये इंक्रीज कर देगा, ठीक है। अब कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो नॉर्मली जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं, या इंसोमेनिया क्या होता है, जो सो नहीं पाते हैं, ठीक है, जिनको नींद नहीं आती है रात को, तो ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए कुछ ड्रग्स अवेलेबल हैं, जैसे बार्बिट्यूरेट्स हो गए, ये एम्फेटामाइंस हो गए, बेंजोडाइजेपिन हो गए, ठीक है। और भी बहुत सारे ड्रग्स होंगे ऐसे जो इन पेशेंट को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। क्योंकि कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, कोई इंसोमेनिया, जिसको नींद नहीं आ रही, कि भाई इनको ड्रग दे दी, थोड़ा बहुत सो जाएं वो, ठीक है। तो ये यूज तो होते हैं नॉर्मली मेडिसिन के तौर पे, पर लोग तो भाई खतरनाक है अपने यहां पे, वो इनको क्या है, अब्यूज करते हैं एज ए नशा, है एज ए ड्रग्स, नशे के लिए इनको यूज करते हैं। ये बात एनसीईआरटी में लिखी गई है, ठीक है। अब यहां पे तंबाकू का नुकसान बताया गया है, निकोटीन का नुकसान बताया गया है। तो तंबाकू के अंदर क्या होता है भाई, निकोटीन होता है। अब निकोटीन क्या करेगा, एड्रीनल ग्लैंड को क्या बोलेगा, ज्यादा से ज्यादा एड्रीनालिन एंड नोर एड्रीनालिन को तू रिलीज कर। अब जाहिर सी बात है, अपने को पता है एडीआर एंड नोर एडीआर क्या करते हैं, हार्ट बीट को बढ़ाते हैं। तो निकोटीन जो खाएगा, है ना, देखो जो तंबाकू खाएगा उसके अंदर उतना ज्यादा निकोटीन, उतना ज्यादा एडीआर नो एडीआर, और उतनी ज्यादा उसकी हार्ट बीट बढ़ेगी, उतना ज्यादा उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, अल्टीमेटली उसका, है ना, काम तमाम तो होगा ही,
कब होगा पता नहीं, पर होगा। स्मोकिंग इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड इन ब्लड, है ना, स्मोकिंग करने से, है ना, धूम्रपान करने से ब्लड के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। अब ब्लड के अंदर नॉर्मली होनी कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन होनी चाहिए, है ना। ब्लड के अंदर क्या होती है? आरबीसी होती है। आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन पे कौन बैठ के जाता है? ऑक्सीजन बैठ के जाती है ना। और उसी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग को ही हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोल रहे हैं यहां पर, है ना, दोनों बाइंड हो गए। ठीक है, तो भाई अगर ऑक्सीजन की जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी तो जाहिर सी बात है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी, मतलब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की ही कमी हो जाएगी, अल्टीमेटली ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, विथड्रॉल सिंड्रोम की बात की गई है कि अगर रेगुलर डोज ऑफ ड्रग अल्कोहल इज एब्रप्टली डिस्कंटिन्यूड, मतलब कोई इंसान मान लेते हैं 15-20 साल से लगातार डेली शराब पी रहा है, ठीक है, तो आप उसको बिल्कुल बंद कर दो एकदम कि भाई उसको शराब दो ही मत, तो उसके अंदर भाई कुछ सिम्टम आपको दिखाई दे सकते हैं। ऐसे ही ड्रग्स का कि लगातार ड्रग्स दे रहा है, आपने एकदम उसके ड्रग बंद कर दिए तो उसके अंदर एंजाइटी, शेकीनेस, है ना, हाथ वाथ कांपना, नोजिया, स्वेटिंग, ये सब सिम्टम दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, यहां पर यह बात लिखी है कि कोई इंसान अगर अल्कोहल का या ड्रग्स का लंबे समय तक यूज करता है, फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल का कोई लंबे समय तक शराब पीता है तो उसके लीवर में दिक्कत, लीवर सिरोसिस, ये सब हो सकता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम में भी ड्रग्स का यूज करता है लंबे समय तक, नर्वस सिस्टम में भी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अब देखो कुछ स्टीरॉइड आपने सुने होंगे ना, आजकल तो इंस्टा पे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स अपने आते हैं, बोलते हैं ना इसने स्टीरॉइड लिया है, ये लिया है, तो वो वाले स्टीरॉइड की बात हो रही है, एनाबॉलिक स्टीरॉइड की। ठीक है, तो वो लोग वो शौक शौक में बॉडी बिल्डिंग के लिए ले तो लेते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, कुछ एथलीट हैं वो भी इसका यूज कर लेते हैं, बट इसके बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो नुकसान भाई फीमेल्स में कैसे कैसे, इंक्रीज्ड मैस्कुलेशन, थोड़ा, है ना, फीमेल के अंदर मर्दानापन आ जाएगा, उसमें इंक्रीज्ड अग्रेसिवनेस, गुस्सा बढ़ जाएगा, मूड स्विंग होंगे, डिप्रेशन, अब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन अ फेस एंड बॉडी, फेस पे, हेयर पे, है ना, एक्सेसिव हेयर्स की, बालों की ग्रोथ होगी, क्लाइटोरिस एनलार्जमेंट, वॉइस डीपनिंग, थोड़ी, है ना, कुल मिला के बातें फीमेल की लड़के की तरफ जा रही है कि वॉइस उसकी भारी होने लग जाएगी। मेल के अंदर भाई एक्ने हो सकते हैं, फोड़े फुंसी, अग्रेसिवनेस, गुस्सा बढ़ेगा, डिप्रेशन, मूड स्विंग, टेस्टिकल साइज, है ना, मतलब कुल मिला के वो, इसको उल्टा कर दो कि मेल के अंदर फीमेल की तरफ चीजें जा रही हैं, फीमेल की मेल की तरफ जा रही है, कि मूड स्विंग हो रही है लड़कियों जैसे, टेस्टिकल साइज, है ना, जो मेल का इंपॉर्टेंट पार्ट है उसकी रिडक्शन हो रही है ना, स्पर्म की प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो रही है, लीवर डिसफंक्शन, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, मैंने बोला ना फीमेल की तरफ जा रहा है वो, प्री मैच्योर बाल्डनेस, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, है ना। तो कुछ इस तरीके से भाई हमने अपना चैप्टर यहां पर फिनिश कर लिया है। थैंक यू, धन्यवाद।